आपसे जुड़ रहा हूँ। एक मीटिंग में हम लोग कहीं व्यस्त थे, तो अभी सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हमारे साथी अभी आपको बता रहे थे, प्रवासी बिहारी जो शब्द है इसके अलग अलग मायने हैं अलग अलग लोगों के लिए। ज़्यादातर जब हम लोग प्रवासी बिहारियों की बात करते हैं तो लोगों के नज़र में मजदूरी करते हुए बिहार के गरीब लोग ही उसकी ही परिकल्पना बनती है। लेकिन हम लोगों के लिए प्रवासी बिहारियों की एक बड़ी महत्ता इस नज़रिए से है कि बिहार में पिछले 2-2.5 साल से जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने पाया कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो कहीं ना कहीं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, चाहे जिन परिस्थितियों में रह रहे हो, कई अच्छी परिस्थिति में भी हैं, कुछ बहुत दुरूह परिस्थिति में भी रह रहे हैं, उनके जब वो बाहर को देखते हैं, दूसरे राज्यों को देखते हैं, दूसरे राज्यों की स्थिति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों के मुकाबले उनको इस बात का ज्यादा इल्म है, एहसास है कि हम लोग इस विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए। बिहार कहीं छूट गया, पीछे हम लोग छूट गए। और जो आज आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ऐसा नहीं कि उन राज्यों में गरीबी नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ के लोगों की शिकायतें नहीं है। लेकिन जब लोग बिहार से जाते हैं, वहाँ रहते हैं, और जब वो अपने गांव की ओर देखते हैं, दरभंगा को देखते हैं, मधुबनी को देखते हैं, अररिया को देखते हैं, चंपारण सिवान को देखते हैं, पटना में आते हैं, तो उनको लगता है यार हम लोग कहीं बहुत पीछे छूट गए। और पिछले 2-2.5 साल में मुझे आप लोगों से और आप कई साथियों से बातचीत करके ऐसा लगा है कि पहली बार जनसुराज के इस प्रयास ने उन्हें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक होप दिया है कि चलो बिहार में भी कुछ नया, कुछ बेहतर प्रयास तो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार से बाहर रहने वाला हर बिहारी जनसुराज को मानता समझता हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज को सही जानता हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इसको क्यूरियोसिटी से देख रहा है। कई साथी हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है कि वो जहां कहीं पर भी हैं, पढ़ाई के लिए हैं, रोजगार के लिए हैं, मजदूरी के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं, वहां से वो क्या कर सकते हैं, कैसे योगदान कर सकते हैं, कैसे इस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो तो उसी से जुड़े हुए होते हैं। तो मैं अभी चाहूंगा कि आप अपने सवाल रखें और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सकें कि कैसे आप अपनी जगह से, जहां पर आप अभी हैं, जो काम भी आप कर रहे हैं, कैसे उस काम को करते हुए अपने जीवन में बहुत बड़ा डिसरप्शन लाए बगैर कैसे आप इस बड़े प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार में एक नई व्यवस्था को के बनाने के इस अभियान से कैसे आप जुड़ सकते हैं, और आपका जुड़ना कितना बड़ा फर्क ला सकता है। क्योंकि कई बार लोगों को यह भी लगता है कि मैं बॉम्बे में बैठ के अगर कुछ करूं भी तो क्या उसका असर होगा भी क्या बिहार में। तो इन आप कितनी इसकी फिजिबिलिटी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज विंडोज हैं, और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। इम्पैक्ट को लेकर मैं आपको बस खाली 1-2 लाइन बताऊंगा कि 50 लाख से ज्यादा बिहार के लोग बिहार से बाहर रहते हैं। अगर उनमें से 10% लोग भी, 5 लाख लोग भी अगर तैयार हो जाए, अगर वो इस अभियान से जुड़ जाए, तो आप वो लोग हैं जो अपने गांव में, आप बॉम्बे में रहते हैं या दिल्ली में, कोयम्बटूर में रहते हैं या लुधियाना में, आप अपने यहां से बैठकर अपने गांव में अगर 5 लोगों को फोन करके ये बता दें, 10 लोगों को फोन करके ये बता दें कि आप जनसुराज से जुड़िए, तो बिहार में 40-45 हजार फंक्शनल गांव हैं। हर गांव में बिहार के प्रवासी बिहारी, बिहार से जुड़े हुए लोग अपने यहाँ से ही उन गांवों की राजनीति को, वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक प्रयास में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत फिर से। आपके जो सवाल हैं आप सवाल कीजिए, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब जितनी जल्दी हो सके और जितने बेहतर तरीके से दी जा सकती है वो देने का प्रयास करेंगे। अब मैं अक्षय जी से निवेदन करूंगा वो अपना सवाल रखें। जी, धन्यवाद। नमस्कार प्रशांत जी, मेरा नाम अक्षत शौनक है और मैं दिल्ली एनआरबी में पिछले 1.5 साल से
पूरे मजबूती से लगा हूँ। आपकी 4 मीटिंग्स के फलस्वरूप ये हुआ कि हमारे साथ आज 15,000 से 20,000 तक एनआरबी जुड़ चुके हैं। समहाउ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, कुछ लोग ज़मीन पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में अभी हमने 22 मार्च को दिल्ली में दिल्ली हाट आईएनए पे पुलिस के कई विरोध के बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से एक बिहार दिवस का सफल प्रोग्राम किया और आपके लीडरशिप में और आपकी एबल गाइडेंस से हमने वहां पे बिहार के बेहतर भविष्य के लिए एक दीप जलाने का कार्यक्रम भी किया, जिसमें रंजन जी और आपकी टीम से भी वहां से लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दिल्ली में आज एनआरबी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपकी मीटिंग्स के वजह से और आपने जो लोगों को हमें मोटिवेट किया है, जो प्लान ऑफ एक्शन आपने तैयार करके दिया है, उस पर काम करते करते पिछले 1.5 वर्ष में आज हम एक अच्छी संख्या में लोग तैयार हैं और हम नेक्स्ट लेवल पे 70 विधानसभा जो आपने ही बताया था उसमें भी हम काम करने को और अपने लोगों को जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? किस रूप से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है दिल्ली एनआरबी से? हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इलेक्शन हैपनिंग इन पटना? कई लोग घर जाके भी मदद करना चाहते हैं, तो हम आपकी गाइडेंस लेना चाहेंगे कि कैसे एनआरबी को जो चैनलाइज किया उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज अब किया जाए। दिल्ली एनआरबी चैप्टर जो है वो दूसरे जगहों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ग्रोन और मैच्योर कह सकते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि थोड़ा बहुत समय मैं भी दे पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब अपॉलॉजीज ऑन माय पार्ट कि मैं जितना समय बिहार के लोगों के बीच, बिहार के बाहर नहीं दे सकता था, उतना नहीं दे पाया हूँ। उसकी एक सिंपल वजह यह है कि टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट है और मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ जिसको यहाँ गांव में भी घूमना है, व्यवस्था भी बनानी है, लोगों को समझाना भी है, रिसोर्स भी इकट्ठा करना है, आइडियाज भी लेकर आने हैं, लड़ाई भी लड़नी है, आंदोलन भी करना है। तो सब कुछ चूंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो जितना समय मुझे दिल्ली या बैंगलोर या हैदराबाद, मुंबई, जहाँ पर बहुत इंथुजियास्टिक साथी जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत खुद से सेल्फ मोटिवेटेड उन्होंने काम किया है, जनसुराज के प्रति लोगों के को अवेयर किया है, इससे जोड़ा है। लेकिन मुझे जितना समय देना चाहिए था नहीं दे पाया हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, दिल्ली जैसे जगहों पे जहां पर कि आप जैसे लोगों ने बड़ी मेहनत करके एक स्थिति बना ली है 10-15 हजार की, जो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि अगर हम लोग वहां कोई 4-5 हजार लोगों का एक कन्वेंशन करते हैं, so that could break the ceiling, that could break the जो एक 15,000 की जो संख्या है, अगर उसमें से हम लोग 5-7 हजार लोगों को भी इकट्ठा करके एक बात करते हैं, तो उसके बाद एक तरह से बाढ़ आ सकती है। ये 15,000 की संख्या बढ़कर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकती है, क्योंकि बिहार की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली एनसीआर में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग 4-5 लोग मिलकर कोई एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना लें और एक हम लोग डेट फिक्स करें, जबकि दिल्ली के किसी बड़े कन्वेंशन सेंटर में मिनिमम 5,000 बिहार के साथियों को जोड़कर करें और मैं उसमें आऊं, समय निकाल कर आऊं। एक बार 5,000 लोग अगर आकर सक्रिय हो गए तो ये 15,000 के नंबर को 1 लाख होते देरी नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट व्हाट वी शुड डू, यू शुड ट्राई टू डू कि आप 5-7 लोगों की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाए विद द सोल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए Q&A सेशन ऑफ NRBs in Delhi NCR region with me or the leadership of जनसुराज, और उसका एक डेट फिक्स कर ले और अगले 30 दिन या 45 दिन या मैक्सिमम 2 महीनों में उसको हम लोग 1-2 लोग भेज भी देंगे यहाँ से, जो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके और उसके संसाधन वगैरह की जो व्यवस्था है वो करके हम लोग को एक बड़ा कन्वेंशन करना चाहिए। दैट शुड बी द गोल कि मई या जून में जब भी कोई संडे सही डेट मिले जिस पर सब लोग सहमत हो, वहां पर हम लोग को एक बड़ा दिल्ली का जनसुराज एनआरबीज कन्वेंशन करना चाहिए, Q&A सेशन करना चाहिए। ये बात आपने सर पिछली मीटिंग में भी बोली थी और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। दिन पर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम बिहारी ब्रदरहुड का जो मैसेज है ना, उसको दिल्ली में काफी मजबूती से फैला रहे हैं। जो लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है उनको दिल्ली चैप्टर मदद कर रहा है। धन्यवाद सर, इसमें हम लोग काम इस पे लग जाएंगे। थैंक यू। इसमें आप लोग एक अक्षत आपसे हमारे टीम के लोग तुरंत संपर्क करेंगे और 7 लोगों की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम लोग बना लें और एक डेट फिक्स कर लेंगे, तो हम लोग को कैलेंडर बुक करने में आसानी होगी। और लक्ष्य उस समय भी मैंने कहा था, हो गए 4-5 महीने, कि कम से कम जिस दिन 5,000 बिहार के लोग एक जगह इकट्ठा हुए दिल्ली में, तो दैट मैसेज विल स्प्रेड वेरी फास्ट। इट विल नॉट ओनली हेल्प
Delhi chapter, it will help people in Bangalore, in Mumbai, in Ludhiana also to organize similar meets. डेफिनेटली सर, मतलब आपने इतना समय दिया है तो उसका रिजल्ट एक बड़ी मीटिंग में तो आना बहुत जरूरी ही है। हम लोग उसी पे लगे एंड डेट फिक्स हो जाएगी तो लोग भी उस डेट के अराउंड सेंट्रिक होकर जुड़ना तो शुरू अभी से एक डेट फिक्स कर ले और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करें, कितने लोग आना चाहते हैं। जी और एक हमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 7 लोगों की बना ले, जी डेट फिक्स कर ले और वेन्यू फिक्स कर ले, वेन्यू को बुक कर ले, एंड देन वी स्टार्ट रीचिंग आउट डिजिटली एंड इन पर्सन। और मुझे पूरा यकीन है कि 5-7 हजार लोग वहां पर जुट बिल्कुल सर, सकते लाना ही होगा, लाएंगे जरूर। ओके सर। धन्यवाद अक्षत। अब मैं निश्चित जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना सवाल करें। Sir, hi Prashant sir. This is Dr. Nishchit from Bangalore, Karnataka. So I would like to appreciate and give profound gratitude to you that you made us deeply convinced and committed that good politics is possible in India and particularly which is happening in Bihar. I'm a non-Bihari. My question to you is, as a non-Bihari, how can we mobilize and organize non-residing Biharis in Karnataka or in India for that matter? I wanted to know your thoughts on that, sir. देखिए सर, जब मैंने जनसुराज व्हेन आई स्टार्टेड 2 मई 2021 को जब मैं बिहार आया, 2 मई 2022 को, तो उस ट्वीट पे मैंने लिखा है कि शुरुआत बिहार से। तो जनसुराज इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, बट नथिंग अबाउट जनसुराज इज ओनली फॉर बिहार। इसका जो नाम है, इट इज नॉट अबाउट बिहार जनसुराज, इट इज, इसके जो सिंबल हैं, इसके जो आइडियोलॉजी है, ये जो सोच है, इट्स नॉट बिहार सेंट्रिक, इट्स पीपल सेंट्रिक। जो भी हम लोग समझते हैं कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स होना चाहिए इंडिया में, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार। वन ऑफ द रीजन इज, इफ वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग दिस इन बिहार, देन मेनी अदर स्टेट्स विल फाइंड करेज एंड कन्विक्शन कि भाई अगर बिहार में हो सकता है तब तो कर्नाटक में तो हो ही सकता है। So if you do it in apparently perceptibly the most difficult, politically difficult place, तो अन्य राज्यों में बहुत तेजी से ये बढ़ सकता है। That apart, what you can do, मतलब कर्नाटक के तो बहुत सारे लड़के यहाँ पे आके फुल टाइम रह रहे हैं हम लोग के साथ। I must tell you that there are so many, अभी कल परसों एक केरल का लड़का आके यहाँ फुल टाइम रह रहा है। तो there are people who are giving time. What you can do is help NRB chapter in Bangalore, because in Bangalore there are such a large number of Biharis, students and the white collar workers. They live there, they are all educated, they are fortunate that they are able to live a much better life than what most Biharis can afford or dream of. तो अगर बैंगलोर चैप्टर को एक्टिवेट करने में आपकी भूमिका हो सकती है, दूसरी भूमिका हो सकती है कि एज एंड व्हेन यू हैव टाइम, प्रेफरेबली क्लोजर टू इलेक्शन, यू कैन गिव 15 days or a month towards end, just volunteering for it, but make sure that you communicate the date to us in advance so that we make arrangements, and more importantly make sure that आप जो 15 दिन या 1 महीना देना चाह रहे हैं, we put it to some productive use. ऐसा नहीं कि you have just come here and you are just loitering around and nobody is there to take care of you know what you could contribute. तो एक वो अगर आप, एक तो ये आप कर सकते हैं कि आप वहां से आकर 15 से 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना दे सकते हैं फिजिकली। दूसरा, बिहार का NRB चैप्टर जो है वहां पर उसको फॉर्म करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने सोशल मीडिया चैनल से, जो भी आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका यूट्यूब, जो कुछ जिस चैनल पे भी, इंस्टा पे आप एक्टिव हैं, आप जनसुराज की बातों को प्रोपोगेट कर सकते हैं विद अ सिमिलर थिंग व्हाट यू जस्ट सेड, that if you are convinced that this is the right way of creating an alternate political I would say opportunity, तो वो कर्नाटक के लोग भी जाने और दूसरे लोग भी जाने, तो आप सोशल मीडिया के जरिए इस विचार, इस प्रयास को आगे फैलाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर अगर जो साथी NRBs का चैप्टर बनाना चाह रहे हैं, बेंगलोर में एक्टिव हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और तीसरा, आप कुछ समय आकर बिहार में दे सकते हैं। फिजिकली यू कुड बी हियर फॉर अ मंथ और 2
and experience the first hand what we are doing, also make some valuable contribution here. धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं मिस्टर दुर्गा शंकर जी। दुर्गा जी, क्या अपना सवाल पूछ सकते हैं? नमस्ते प्रशांत जी एंड मीटिंग से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम दुर्गा शंकर है और मैं चंपारण की धरती से आता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं देश से बाहर कुवैत में रह रहा था और जेएसओ से भी जुड़ा हुआ हूं और दिल्ली एनआरबी टीम में भी मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। और जैसा कि अक्षत जी ने ऑलरेडी पूछा है सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे भी किसी भी संस्था, दल या फिर संगठन को हमको मजबूत करना होता है तो हमारे 4 बिंदु बहुत आवश्यक होते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है कार्यालय, दूसरा कोष, तीसरा कार्यकर्ता और चौथा कार्यक्रम। तो अगर मेरी सिर्फ आपसे एक मतलब इच्छा है कि अगर दिल्ली एनआरबी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है, अगर हम लोग को एक कार्यालय मुहैया करा दिया जाए तो हम लोग बाकी 3 बिंदु जो कोष है, फिर कार्यक्रम है और कार्यकर्ता, वो हम लोग बचाने के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे किसी से मिलते हैं तो एक कार्यालय का एक डिमांड आता है हमारे पास। तो मैंने अगर वो पिछली बार भी ये कहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि आप लोग एक बड़ा कार्यालय वहां पर चिन्हित कीजिए एंड जनसुराज विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड रिसोर्सेज और उसको अच्छे से इक्विप करके एक ऐसा बढ़िया वहां ऑफिस बनाइए जो कि एक तरह से दूसरों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी बने। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं। लेकिन जो समस्या है कि जगह ढूंढनी आप लोगों को पड़ेगी। ठीक है सर। जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, जो कन्वीनियंट हो। एनसीआर क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है और बड़े शहरों में किस एरिया में हो जहां पर कि लोग पहुंच सके। तो पिछली बार बात हुई थी, कोई बड़ा ऑफिस हम लोग ढूंढ ले, वहां ढूंढकर वहां जनसुराज का ऑफिस बनाएं। और कार्यक्रम के लिए मैंने आपको कहा कि एक बड़ा Q&A विद प्रशांत किशोर या जनसुराज के साथ एक बड़ा हम लोग कर सकते हैं। कार्यकर्ता तो आप बता रहे हैं कि आप एक बड़ी संख्या में लोग, कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा, साथी तो जुड़ ही रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्यालय और एक बड़ा 5000 लोगों का एक कन्वेंशन करते हैं तो दैट विल टेक द दिल्ली चैप्टर टू द नेक्स्ट लेवल, दैट विल मोटिवेट लॉट मेनी मोर पीपल एंड दैट विल आल्सो इंस्पायर friends in other cities to replicate what Delhi guys would have done. धन्यवाद तो सर। नटसेल कार्यालय आप लोग ढूंढिए और ढूंढ कर बताइए। कार्यालय भी ये 3 टास्क ले लीजिए जो भी साथी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक तो कि किस दिन हम लोग ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, कन्वेंशन सेंटर को ये हम लोग बुक कर ले, डेट फिक्स कर ले, अभी से उसका रजिस्ट्रेशन चालू करें। दूसरा ये इंश्योर करें कि उस कार्यक्रम से पहले कार्यालय का भी उद्घाटन हो जाए, या उस दोनों को क्लब भी किया जा सकता है कि हम लोग जब आए तो कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी हो और उस कन्वेंशन सेंटर में एक Q&A सेशन भी हो जाए, तो दोनों ही बात हो जाएगी। साथ में हम लोग दिल्ली का, अभी जेएसओ से आप जुड़े हुए हैं तो आपको तो मालूम होगा, जेएसओ वालों ने तो एक अलग से पूरा संविधान, पूरा जेएसओ का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अपने इनिशिएटिव पर। के माध्यम से हम लोग उसमें मैं कनाडा के एक साथी ने तो पूरा जनसुराज का इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन जेएसओ का उन्होंने बनाया है जो शायद ही किसी पार्टी का होगा। तो दिल्ली में अकाउंट भी, दिल्ली का जो एनआरबी चैप्टर है उसका एक अकाउंट खोल लें हम लोग। जैसे कार्यालय होगा तो कार्यालय के साथ उसी एड्रेस पर एक अकाउंट भी खोल लेंगे। कार्यक्रम का जहां तक आपने बात करा कि एक कन्वेंशन हम लोग करें 5000 लोगों का, और उस जब हम लोग कार्यालय, कोष और कार्यक्रम करेंगे तो कार्यकर्ताओं की और साथियों की संख्या और बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी सर, ठीक है सर, हम लोग इस पे विचार करके और इसको आप लोग के ऑफिस में भिजवा देते हैं। अक्षर जी और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी। धन्यवाद सर। धन्यवाद दुर्गा जी। अब मैं निवेदन करूंगा अभिषेक कुमार जी से, क्या वो अपना सवाल कर सकते हैं? Hello Prashant sir, actually I'm Abhishek Gupta and student of Delhi University, and so basically I belong to Bihar Gopalganj district sir. So actually as a student I don't have ample of time, but whenever I just opening my Instagram, any social media page, definitely sir I only find for your videos, your motivational kind of thing, and your plans, policies that you're framing for our state. So my question, like every single politician, so I know sir you're a tactician, people are calling you a strategist, right sir?
And so my main question is like every single politician having the like different plans for state. Even they are just only giving a promissory note. वो लोग बस सर वादे करते हैं, but they do not have any blueprint. So what is your blueprint for the state of Bihar, for the development, sir? मेरे भाई, अगर आप कह रहे हैं कि आप सारे वीडियो रोज देखते हैं और Yes, sir. पर सुनते हैं, तो बिहार के विकास के लिए जो जनसुराज का ब्लूप्रिंट है उसको तो रोज ही हम लोग पिछले 2 साल से समझा रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं कि कैसे 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए बिहार में हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाए जाएंगे या बनाए Yes, जा sir. सकते हैं। ये बता रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के जो युवा है, जो आज मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर धक्के खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, उनके हाथ में कैसे पूंजी देकर उनको स्वरोजगार की ओर के रास्ते पर डाला जाएगा। ये बताया जा रहा है कि कैसे मनरेगा को कृषि से जोड़कर कृषि आधारित जो मजदूर जो पंजाब हरियाणा में जा रहे हैं उनको बिहार के खेतों में बेहतर काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। ये हम लोग ये चीजें तो हम लोग डेली समझा रहे हैं, सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, उनको हर चीज को बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बिहार में कैसे इंटरेस्ट सबवेंशन के जरिए 4% ब्याज पर लोगों को लोन दिलाया जाएगा ताकि लोग घर घर में रोजी रोजगार कर सकें। Yes, हम sir. लोग दूसरे दलों की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि हम आकर 1 करोड़ नौकरी दे देंगे कि हम आकर आपको फ्री में पैसा देने लगेंगे। हम लोग जो मूलभूत बात कह रहे हैं कि बिहार में गरीबी तब दूर होगी जब यहाँ पर शिक्षा का सुधार होगा। तो 15 Right, साल sir. कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, और वो उसके लिए ये भी बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। हर साल 15,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो बिहार के हर प्रखंड में एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाया जा सकता है। बिहार का शिक्षा बजट है 60,000 करोड़। तो हम लोग कह Right, रहे sir. हैं कि 15% जो एजुकेशन का बजट है उसको अलग हटाया जाएगा और उससे नई पूरी एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट विद्यालय हो। आप अंदाजा लगाइए कि एक नेतरहाट विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। वो सरकारी विद्यालय है, ज्यादातर वहां मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग वहां से पढ़कर आए हैं। तो अगर एक नेतरहाट जैसे विद्यालय से 1500 लोग IAS IPS बन सकते हैं, अगर बिहार के हर प्रखंड में 5 वैसे विद्यालय हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों का कितना बड़ा भला होगा। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाले यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, उस बैंकों के साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो उस पैसे को बिहार में रोका जा सकता है। बिहार में अगर 2-2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल एक्स्ट्रा बैंक इन्वेस्ट करने लगे तो उससे बहुत बड़े पैमाने पे फर्क आएगा। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा का जो पैसा सरेंडर हो रहा है, दिल्ली से हम लोग पैसा ला ही नहीं पा रहे हैं। एक और बिहार से लाखों लोग मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, दूसरी ओर जो लोग बिहार में रहते हैं वो बताएंगे कि उनको खेत में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को हम लोग कृषि से जोड़ेंगे, उसका फायदा ये होगा कि जो लोग भी धान गेहूं मकई गन्ना की खेती कर रहे हैं उनको हम लोग कह रहे हैं कि ये खेती बंद करो, इसके जगह नकदी फसल की खेती कीजिए। आप लहसुन उगाइए, प्याज उगाइए, आलू उगाइए, मसाले उगाइए, और जो भी ट्रेडिशनल फूड ग्रेन की खेती से हटके कैश क्रॉप में आएगा उसको मनरेगा का मजदूर फ्री में मिलेगा। Right. चौथी बात हम लोग कह रहे हैं कि हर साल 1 लाख परिवार को सरकारी गारंटी पर बैंकों से लोन मिलेगा, जिसमें उसको सिर्फ 4% ही ब्याज देना पड़ेगा। 6% ब्याज सरकार देगी, तो सरकार का खर्चा सिर्फ 6,000 करोड़ आएगा, लेकिन उससे 1 लाख परिवार स्वरोजगार उनको मिलने लगेगा। तो ये सारा ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। अब आपको जरूरत है कि उस बात को समझिए और समझकर लोगों को समझाइए। सर मैं समझाता हूँ एक्चुअली। सर मैं आपका आईपैक भी फॉलो करता हूँ, लाइक आई एम ऑन योर लिंक्डइन सर प्रोफाइल, तो मैंने नहीं, आपकी टीम से भी कांटेक्ट किया। आपको जनसुराज फॉलो करना है, आईपैक, और मुझे नहीं फॉलो करना है। और आई नो जनसुराज सर, आई नो सर। में जो बात बताई जा रही है, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप कुछ नहीं यस करेंगे, अपने घर बात करते होंगे, अपने दोस्तों से बात करते होंगे, अपने गांव में 10 व्यक्ति को, अपने घर वालों को ये बताइए कि भाई ये हमसे जो लोग जनसुराज में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बताते हैं कि मैं तो आपको सुन रहा था गांव में, लेकिन मेरा लड़का जो बंगलोर में रहता है उसने फोन किया, कहा नहीं पापा इससे जुड़ो। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, दिल्ली में बैठ के
कम से कम अपने गांव फोन करके अपने परिवार को, अपने मित्रों को कहिए कि जुड़िए। अगर मैंने 40,000 ऑलरेडी ऐड लोग, किया है। 40,000 बिहार के लोग, 50 लाख लोगों में से 50 लाख लोग जो बाहर रह रहे हैं, उसमें से 40,000 लोग भी ये जिम्मेवारी ले लें कि मैं अपने गांव में फोन करूंगा, वहां पर लोगों को समझाऊंगा। तो अभी 6 महीने में अगर आप 50 लोगों को भी अपने गांव में फोन करके समझा लेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि 40,000 गांव में कितना बड़ा क्रांति आ सकता है। तो क्या आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको अपने गांव, अपने परिवार, अपने मित्र दोस्तों को बताना है कि भाई आप जुड़िए, जन स्वराज से जुड़िए। और अगर इससे आगे बढ़कर आप योगदान करना चाहते हैं तो चुनाव के समय दिवाली में आप आइए, अभी से हम लोग को बता दीजिए कि भैया हम अगस्त में आ रहे हैं, और अगस्त में या सितंबर में आप आइए। चुनाव जब होगा उस समय अपने गांव का ये जिम्मा लीजिए। फोन से आपने बात किया हुआ है, 50 लोगों के संपर्क में है, और 1 महीना जब दिवाली छठ मनाने आइए तो बिहार का भला भी करके जाइए, बिहार में नई व्यवस्था बनाकर जाइए। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your response, sir. धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो है रोहित कुमार सिंह। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना सवाल पूछिए रोहित। रोहित जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सर नमस्ते। हम लोग जैसे बाहर में यूपी में, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में रहता हूँ, औरंगाबाद का हूँ रहने वाला। तो यूपीएसआईडीसी डिपार्टमेंट में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो क्या जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो हम लोग जैसे छोटे इंटरप्रेन्योर वहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, अगर आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। यहाँ पर डोमिसाइल नीति न होने की वजह से इतना बड़ा बिहार के पढ़े लिखे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये नीतीश कुमार ने, इनको ये जो प्रधानमंत्री बनने का बुखार चढ़ता रहता है, इस चक्कर में इस व्यक्ति ने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की। नतीजा ये हुआ है कि बिहार में जो भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या सरकारी नौकरी, जो भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो ज्यादातर दूसरे राज्यों के लड़कों को मिल रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ जो शिक्षकों की बहाली हुई 2 साल पहले, उसमें 60,000 से ज्यादा लोग यूपी और दूसरे राज्यों के हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बाहर के राज्य के लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे तो जाकर पूरे देश में चर्चा करेंगे कि भाई नीतीश ही सबसे बढ़िया राज्य चला रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बाहर से आएगा यहाँ नौकरी करने, वो जाके बल्कि शिकायत ही करता है कि भाई बिहार में इतना दुर्दशा तो कहीं नहीं है। तो जनसुराज की जो सोच है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें कम से कम 2/3 लोग नौकरियों में और कॉन्ट्रैक्ट सरकारी ठेकेदार ठेकों में 2/3 लोग बिहार के लोगों को पहले अवसर मिलेगा, ताकि ऐसा न हो कि बिहार के बच्चे बिहार के बाहर जाकर मजदूरी करें और बाहर के बच्चे आकर बिहार में टीचर और इंजीनियर बने। जी सर, मैं वैसे आपसे 2016 से ही जुड़ा हूँ और मैं पंचायत लेवल पे जनसुराज का कार्यक्रम भी कर रहा हूँ। करीब 200-250 लोगों को मैं जोड़ भी चुका हूँ और 11 तारीख को प्रोग्राम है, उसके लिए मैं व्यवस्था में भी लगा हूँ और जोर शोर से मैं आ भी रहा हूँ रैली बहुत में। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहित आपके सवाल के लिए। अगला सवाल हम ले रहे हैं राहुल भारद्वाज जी से। राहुल जी अपना सवाल करिए। प्रणाम सर। बोलिए राहुल। मेरा नाम राहुल भारद्वाज है सर, और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं सर, और जनसुराज से पिछले 2 साल से डिजिटली और फिजिकली जुड़े हुए हैं सर। सर मेरा सवाल ये है सर कि जैसे जो दिल्ली एनआरबी लोग जो हैं सर, दिल्ली एनसीआर में जो एनआरबी लोग रह रहे हैं सर, उनका बिहार चुनाव में किस तरीका का योगदान रहेगा सर? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा सर। किस पे योगदान? आवाज कट गई आपकी। राहुल जी अपना सवाल। सर दिल्ली एनसीआर से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सर, या फिर और भी लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं सर, तो उनका बिहार चुनाव में जी बिहार चुनाव में आपका योगदान हेलो मैंने बताया, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोयम्बटूर में रहते हो, बिहार के हैं,
तो आपका सबसे बड़ा योगदान वही 3 है। पहला कि डेली कम से कम सोशल मीडिया के जरिए जन स्वराज की बात को समझिए और लोगों को समझाइए, उनसे साझा कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालिए। दूसरी बात, अपने गांव, अपने शहर, अपने दोस्त मित्रों को फोन करके बताइए, जो लोग बिहार में अभी हैं। आप दिल्ली में हैं, आपका कोई ना कोई तो यहाँ मित्र, दोस्त, परिवार बिहार में है, उसको बताइए भैया जन स्वराज से जुड़ो। तीसरी बात, अगर आप चुनाव में आकर 1 महीने 2 महीने काम करना चाहते हैं, जन स्वराज की मदद करना चाहते हैं, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो आप अभी से हमारे साथियों को बता दें कि किस तारीख को आप आएंगे, ताकि आप आए तो आपके लिए व्यवस्था रहे, आपके लिए काम रहे, आपके लिए जिम्मेवारी रहे। कुछ नहीं कीजिएगा, दिवाली छठ का समय है अक्टूबर, तो आप अभी से ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि आप सितंबर में आ जाइए, दिवाली छठ भी परिवार के साथ मनाइए और एक ऐसी व्यवस्था भी बनाकर जाइए कि आपको अगला दिवाली छठ में बाहर न जाना पड़े, बिहार में ही हम लोग रहें और बिहार में ही बेहतर स्थिति बने। तो कम से कम अक्टूबर का महीना सारे साथी बिहार में बिताएं, अपने परिवार के साथ बिताएं और इस संकल्प के साथ बिताएं कि इस बार की दिवाली, इस बार का छठ, कल जो ये अभिशापित बिहार है, जो बदहाल बिहार है, ये बदहाल बिहार का अंतिम दिवाली हो। अगला दिवाली जब आए तो खुशहाल बिहार में दिवाली मनाई जाए। तो आप आइए और कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना जरूर, पर्व भी है, घर पर आना भी है, तो आप आइए ये, और इस बार चुनाव भी है, तो दोनों ही काम, एक पंथ दो काज। आप लोग सितंबर में आइए, हम लोग को बता कर आइए, ताकि हम आपको बता सकें कि आप अपने गांव में क्या काम कर सकते हैं, कैसे आपकी भूमिका हो सकती है, कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं और कैसे जन स्वराज आपके द्वारा इस व्यवस्था को बदलने में एक बड़ा योगदान कर सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद राहुल। अब हम अगला सवाल ले रहे हैं सचिन कुमार जी से। सचिन जी अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, प्रशांत सर, मैं मुंगेर बिहार से बोल रहा हूँ सर। हेलो, बोलिए एम आई सचिन। ऑडिबल सर? देख, हाँ, आपको सुन भी रहे, देख भी रहे। सर सर आपसे सर ये सवाल तो था सर, आपसे मिलना था सर। होली के टाइम हम घर आए हुए थे सर, मिल तो नहीं पाए सर आपसे। बट यहाँ बैंगलोर में एनआईटी पटना से मैंने अपना एमटेक किया हूँ सर, और मैं करंटली यहाँ बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सर, हम बिहार में सर मेन 3 इशू है सर बिहार में। पहला है आपका बाढ़ है, दूसरा आपका पलायन है, तीसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट है सर। हम लोग इसको सर कैसे टैकल करेंगे सर? हम जन स्वराज के एज ए वॉलंटियर सपोर्ट करना चाहते हैं सर। अगर आप पार्टी को, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं फिजिकली आके सपोर्ट करूंगा सर, बिकॉज मेरा बिहार से बहुत जुड़ाव है सर। मेरे और भाई, हाँ जरूरत तो हर उस बिहारी की है जो आकर बिहार की व्यवस्था बदलना चाहता है, ताकि आप बेंगलोर में नहीं, पटना भी बेंगलोर की तरह बने और आप हाँ यहाँ नौकरी कर पाए। यहाँ से जब ऐसा भी दिन आए जब कर्नाटक से लोग बिहार में आए, जैसे आप यहाँ से बेंगलोर गए हैं, मैं तो रोज कहता हूँ कि सर। हम लोग का सपना एमएलए बनना नहीं है, हम लोग का सपना मंत्री बनना नहीं है, वो तो बहुत भगवान ने दिया है। सपना यस ये है कि हम लोग के जीवन काल में एक ऐसा समय आए जब कर्नाटक के लोग, जैसे आप बिहार के आदमी जाकर कर्नाटक में नौकरी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में चोरी नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां के नेता सब हरिश्चंद्र हैं, ऐसा यस भी सर, नहीं यस है सर, कि वहां गरीबी नहीं, यस लेकिन सर, वहां ये व्यवस्था है कि बिहार का आदमी जाकर नौकरी कर रहा है कर्नाटक में, बेंगलोर में। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के साथ साथ दूसरे 2 राज्यों के लड़के भी आकर यहाँ नौकरी रोजगार करें। इतनी अच्छी व्यवस्था बिहार में बननी चाहिए, और अगर इसको बनाना है तो उसके लिए मेरे भाई आपको, हमको लगना पड़ेगा। आपने कहा योगदान करना चाहते हैं, तो फिर वही बात रिपीट करूंगा, योगदान करने के लिए आप खुद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति यस सर, हैं, यस सर, हाँ। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते हैं। हम्म। आप इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठकर अपने गांव को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं तो एक फेसबुक पेज बनाइए, अपने बिहार के लिए बनाइए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत ब्लॉक के लिए बनाइए, अपने फेसबुक पेज के जरिए जन स्वराज की बात को बढ़ाइए, फैलाइए, और कम से कम 1 महीना सितंबर अक्टूबर आप आइए बिहार में, और हम लोग को बता कर आइए। गाँव आइएगा ही, दिवाली छठ यस सर। आपको मनाना ही है, तो हम लोग के संपर्क में रहिए और बता कर आइए कि किस दिन से आ रहे हैं, ताकि आप एक जिम्मेवारी ले सके और पर्व मनाने के साथ साथ बिहार को बदहाली से निकालने का भी पर्व हम लोग मनाएं। दिवाली और छठ तो मनेगा ही इस बार, उसके साथ साथ बिहार में एक नई व्यवस्था को बनाने का भी पर्व मनाया जाए। इस संकल्प के साथ आइए, हम लोग को बता दीजिए कि आप कब आ रहे हैं, ताकि आपसे कोऑर्डिनेशन किया जा सके और आपको वो जिम्मेवारी दी जा सके कि कैसे आप इस व्यवस्था परिवर्तन के बड़े अभियान में योगदान कर सकते हैं।
सर और सर एक चीज और मैं बोल रहा था सर, देखिए मेरा सर दो सेक्टर में मैं अभी मैं सोचा हूँ काम करने का, एजुकेशन सेक्टर में बिहार में सर। जैसे आनंद जी सर सुपर थर्टी का काम कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ सर। दूसरा आपका स्टार्टअप सर, जिससे बिहार के लोगों को जॉब मिल जाए सर। मेरा भी मकसद है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, बैंक मतलब बिहार में रह के ही बिहार को ही आगे बढ़ाऊँ। सो सर आपका मेरे जरूरत भाई, पड़ेगा सर, मैं जो हाँ भी जो भी हाँ मकसद है, हर हाँ व्यक्ति, हजारों लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपने आनंद जी का नाम लिया, हाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सैकड़ों बच्चों की जिंदगी उन्होंने बदली है। लेकिन 13 करोड़ की आबादी है, एक यस सर। सुपर 30 से बिहार के लोगों का भविष्य नहीं बदल सकता है। यस बिहार सर, का यस सर। भविष्य बदलना है तो 3 लाख बच्चों को, 30 लाख हम्म। बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। यस और सर। वो व्यवस्था आप, मैं या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो तो जब तक सरकार नहीं सुधरेगी तब तक सब वो स्थिति नहीं सुधरेगी। तो हम्म एक साधे सब सधे। एक हम्म है कि आप आकर छोटा छोटा काम करते रहें, उसका भी महत्व है। हम्म लेकिन अगर आपने सरकार ही अच्छी बना दी तो सारे स्कूल, सारे गांव, सारे प्रखंड, सारे जिलों की स्थिति सुधरेगी, तो उससे फायदा होगा। तो ये हम्म लोकतंत्र में हर नागरिक के पास अधिकार है, उसके हम्म पास ये अपॉर्चुनिटी है, विकल्प है। हम्म या तो आप व्यक्तिगत तौर पर योगदान कर दें, या व्यवस्था ऐसी बना दें कि आपको पूरी यस सर। व्यवस्था ही सुधर जाए। तो इस हाँ बार जब आप आइए तो पहले सरकार अच्छी बनाइए, उसके बाद जो योगदान करना हो कीजिएगा। हाँ हाँ सर, मैं मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा सर, आप जब बोलिएगा सर तब आ जाएंगे सर हम। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू सर। प्रणाम अगला सर। सवाल हम ले रहे हैं सोहेल जी से। सोहेल जी अपना सवाल पूछिए। Hello, good afternoon, Prashant sir. Hello, am I audible? बोलिए सर। हाँ, जी सुनाई, जी हाँ, आवाज बोल जी सर, सकते हैं। अभी तो आपका रिसेंटली चेहरा मैं नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज आ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिट हो गया हूँ, तो मैं अगस्त में होपफुली ज्वाइन करूँगा वहाँ पे बॉस्टन में। तो मेरा जब मैं हाई स्कूल में था 11th में, तो मैंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का वो विजन देखा था कि पर्टिकुलरली जो भोजपुरी एज ए स्टिग्मा है उसके अराउंड, और जो बिहारी लोग के अराउंड जो स्टिग्मा है उसको दूर कर सके एजुकेशन और प्रमोशन से। मतलब हमारा एम, बेसिकली अल्टीमेट एम ये रहेगा कि जो कैथी स्क्रिप्ट है जिसपे भोजपुरी लिखी जाती है उसको रिवाइव करें और उसको फिर एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करें। जैसे मतलब जो भोजपुर रीजन है बिहार का, वहाँ पे भोजपुरी में एटलीस्ट प्राइमरी और एजुकेशन तो वहाँ पे हो, जिसकी वजह से मतलब मैंने पर्सनली ये मैंने मतलब 5th तक की पढ़ाई वहाँ से की है। तो वहाँ पे ये रहता था कि जब मैं स्कूल गया था तो मैंने अपने टीचर्स को हिंदी में बात करते हुए दिखा था, और मेरे दिमाग में एक हिंदी का एक एलिटिस्ट व्यू आ गया। जैसे मतलब कहना भी है कि हम पढ़ लिख लिए तो भोजपुरी में थोड़ी बात करेंगे, मतलब वहाँ पे लोग बोलते हैं। तो एलिटिस्ट व्यू आ गया कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो अल्टीमेटली सुपीरियर हैं हमसे, और एक मतलब सबकॉन्शियसली दिमाग में रह जाता है, तो एक बड़े लेवल पे रिस्क लेने में भी कतराते हैं हम। तो मतलब यही है कि आप कैसा देखते हैं इसको, कि अगर मतलब अगर आप पावर में आते हैं तो क्या आप लैंग्वेज और कल्चर के R&D में इन्वेस्ट करेंगे, और क्या आप एजुकेशन सिस्टम जैसा आप बोल रहे हैं कि आप चेंज करेंगे, तो क्या आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं उसको? देखिए, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, ये सारे जो लैंग्वेज हैं उसके अपनी हिस्ट्री है, उसके चाहने वाले हैं, उसकी मेरिट है, उसको लेकर संघर्ष करने वाले लोग हैं, और आप जैसे एंथुजियास्ट्स भी हैं जो उस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप बेसिकली ध्यान में रखिए कि अगर बिहार की छवि खराब है, अगर बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, अगर आपके हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, या उनको धक्का खाना पड़ रहा है, यहाँ अगर कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई अच्छा विद्यालय नहीं है, यहाँ नौकरी रोजगार नहीं है, तो चाहे भोजपुरी का जितना ही रिच हिस्ट्री हो, मैथिली कितनी ही रिच भाषा हो, उसके आधार पर आप एक नए बिहार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी सिर्फ बिहार में ही नहीं बोली जाती है, ईस्टर्न यूपी के भी बहुत जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, जिसको पूर्वांचल कहते हैं। लेकिन वहां के लोगों को, यूपी के लोगों को तो कोई गाली नहीं दे रहा है। तो हम लोगों का ये मानना है कि बिहार को क्षेत्र और भाषा जाति के आधार पर न देखकर पहले एज ए बिहारी, बिहार एज ए स्टेट अच्छा होना होगा। जब तक बिहारी शब्द
जो अनपढ़ होने का, बेवकूफ होने का, मजदूर होने का एक तरह से प्रॉक्सी बना हुआ है कई लोगों के दिमाग में, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक उसके नीचे की जो चीजें हैं, बिहार का कल्चर है, बिहार का लैंग्वेज है, बिहार में जो सैकड़ों अच्छी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं वो ऊपर नहीं आ सकती है। बिहार बुद्ध की भूमि है, जैन की का भूमि है, रामचंद्र जी का मतलब यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, सीता की जन्मस्थली है, वो सब कुछ है। लेकिन आज जो बिहार की छवि है वो इतनी नेगेटिव है, इतना डिस्ट्रेसफुल है, इतना खराब है कि वो सारी अच्छी बातें उसमें कहीं ना कहीं दब गई हैं, खो गई हैं। तो कोई आज नालंदा और विक्रमशिला की बात नहीं कर रहा है, कोई बुद्ध और जैन की बात नहीं कर रहा है, कोई सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहा है, कोई विश्वामित्र आश्रम की बात नहीं कर रहा है। जब बिहार की चर्चा हो रही है तो बिहार से मजदूरों की बात हो रही है, जब बिहार की चर्चा हो रही है तो गरीबी और भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। तो बिल्कुल जब बिहार की तरक्की होगी तो इन सारे बातों को, सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब तक बिहार के प्रति लोगों का नजरिया नहीं सुधरेगा, बिहार में स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक बिहार के से जुड़ा हुआ कोई भी चीज, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, लोग हो, उसको आप नहीं सुधार सकते हैं। जब जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ हर चीज डूबेगा। बिहार में अगर एनार्की है तो बिहार के कोई लैंग्वेज डोमिनेट नहीं कर सकता है। अगर बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अनपढ़ और मजदूरों की संख्या ज्यादा है, तो आप इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि पहले बिहार और बिहारी कल्चर को सुधारा जाए, उसको बेहतर किया जाए। अगर वो होगा तो अपने आप भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, मगही सब कुछ सब सुधरेगा और सबकी स्थिति बेहतर होगी। सर आपको नहीं लगता कि मतलब अगर हम मॉडर्नाइजेशन के दौर पे अगर चलते जाए और बहुत सारी चीजें जनरलाइज करते जाए, जो बिहार की एक कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उसकी कोर फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं हम खो देंगे अगर मतलब हम इसमें जनरलाइजेशन के तौर तरीके पे चलते जाए? तो मतलब ऐसे अगर हम डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो हमें एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट अपने कल्चर को बचा के और लैंग्वेज को बचा के चलना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जहां सिविलाइजेशंस, आर्थिक सामाजिक जिनका पतन हो रहा है, उन्होंने अपने कल्चर और आर्ट को बचा लिया। ठीक है, अगर आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं, अगर रोमन सिविलाइजेशन कोलैप्स हो रहा है तो रोमन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें नहीं बचा पाओगे आप। अगर टर्किश एम्पायर ध्वस्त हो गया तो उससे जुड़ी हुई बातें आप नहीं बचा सकते हैं। चाइनीज लैंग्वेज तब बचेगा जब चाइना बचेगा। अगर चाइना की तरक्की हो रही है तो लाखों लोग चाइनीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना कोलैप्स हो जाए और चाइनीज लैंग्वेज आगे बढ़ जाए। यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। धन्यवाद सोहेल जी। अब हम मूव करेंगे अपने अगले गेस्ट पे, जिनका नाम है डॉक्टर सुमित कुमार सोनू। सुमित जी अपना सवाल पूछिए। Hello, sir. This is Sumit here. I'm calling from Melbourne, and good evening to you, sir. And thank you for giving me opportunity to ask a question. I have been following your work, and truly appreciate that you talk about New Bihar, where we don't talk about religion, caste, or anything, rather than we prioritize more on progress, good governance. And so my two questions are, if I'm allowed to ask. First one is about migration and employment. We know despite existing so many efforts which is going on from both central government or from the state government, youth are still migrating out of Bihar for jobs. What are the new strategies do you think you'll propose to create meaningful employment within the state of Bihar? And second one, I'm a doctor, I'm a neurologist, so mainly I want to talk about the healthcare and education. While there have been improvements, rural and undeserved areas still face issues with not proper healthcare. They don't have education. I really appreciate, I heard about Netherhart thing, and I really think if that happens, it will change a lot. It will, and hopefully same thing we can do for the health, because I always see, I have studied my MBBS, I did from Chennai, and I went to CBSE, and I did see so many Bihari patients. They travel so long, far to go to Sankar Nethralaya. They go to CMC Vellore. Because why? Because we don't have that much good resource in Bihar. And I think we should think about this. So what the steps you'll have, sir? I look forward for your thoughts. Thank you.
डॉक्टर साहब धन्यवाद कि जी आप सर, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं पर आपका ऑल्सो आवाज ब्रेक हो रहा है सर। पार्ट ऑफ जेएसओ नहीं है तो जेएसओ से भी जुड़ जाइए। जी सर। जन स्वराज ओवरसीज 38 कंट्रीज में जन स्वराज से जुड़े हुए बिहार के लोग जो जेएसओ चला रहे हैं उससे आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। आपके जो दो सवाल हैं कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और पलायन माइग्रेशन को कैसे, व्हाट इज द न्यू थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट टू चेंज फंडामेंटली द अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, उसी से लिंक है गरीबी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन को रोकना है तो उसके लिए 3 बातें एकदम स्पेसिफिक जन स्वराज कह रहा है। एक ये कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल की उम्र के हर बिहार के बच्चों के लिए पूंजी की उपलब्धता हो। अब जिसकी उम्र मान लो 30 साल हो गई उसको आप बढ़िया स्कूल बनाकर पढ़ा नहीं सकते हैं, अब वो वापस से डिग्री लेकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन समझो उसने प्लम्बिंग सीख ली है, उसको बाल काटने आता है, उसको कुछ बिजनेस व्यापार करने आता है और वो आज उसके पास पूंजी नहीं है तो वो दिल्ली में, बॉम्बे में या बेंगलोर में जाकर मजदूरी कर रहा है। अगर उसको पूंजी की उपलब्धता हो जाए तो वो व्यक्ति बिहार में ही आकर वो काम कर सकता है और मजदूर के बजाय एक छोटा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, छोटा सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति हो सकता है। पूंजी की उपलब्धता कैसे करा रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं। पूंजी जो है उसके स्रोत 2 हैं। एक है पूंजी जो आप पैसा कमाते हैं और खर्च के बाद जो आपका बच जाता है दैट इज योर कैपिटल, और दूसरा कैपिटल का स्रोत है बोरोड कैपिटल विच यू टेक फ्रॉम बैंक। से फॉर एग्जांपल यू आर ए डॉक्टर, आपने $50,000 बचाया और आपको घर खरीदना है तो आप $50,000 अपना डाउन पेमेंट करते हैं और $2 लाख आपने बैंक से लोन लिया, तो $2.5 लाख का आप घर खरीद रहे हैं। बैंकों की ये जिम्मेवारी है कि जो पैसा बैंक में हम और आप जमा करते हैं ये उनका बिजनेस मॉडल भी है और भारत जैसे देश में उनकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है कि दे हैव टू गिव 70% मनी बैक टू द सोसाइटी एज इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट लोन्स। इसको आरबीआई एक आंकड़े से बताता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो। तो बिहार में पूरे देश में अभी सीडी रेशियो 74%, मतलब पूरे देश के लोगों ने जितना पैसा बैंक में जमा किया उसका 74% पैसा बैंकों ने लोन के तौर पर वापस किया, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में ये सीडी रेशियो है 40%। पिछले 35 वर्ष में ये सीडी रेशियो है 40%। इसका नतीजा क्या होता है ये आप समझिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने टोटल पैसा जो बैंकों में जमा किया वो है 4,21,000 करोड़ रुपया। इसको ध्यान से समझिए। पूरे बिहार के लोगों ने, बाहर के लोगों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर 70% सीडी रेशियो रहता जो कि देश का औसत है तो बिहार में 2,80,000 करोड़ रुपया लोगों को मिलता रोजगार के लिए, व्यापार के लिए। चूंकि 40% सीडी रेशियो है तो बिहार में सिर्फ मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने बिहार से ट्रांसफर किया उन राज्यों में जहां पर तरक्की हो रही है, बेंगलोर में, गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटक में। उन राज्यों में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो ये जो पूंजी का माइग्रेशन हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि माइग्रेशन को जब आप बात करते हैं पलायन की तो हम लोग सिर्फ श्रम के, लोगों के पलायन की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल कॉज क्या है पलायन का? लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। अगर आप पढ़ लिख लिए, आप बिहार के हैं, आप पढ़ लिख लिए तो आप ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो बिहार में जो पढ़ा लिखा आदमी है या जिसके हाथ में पूंजी है वो है ही नहीं। तो बिहार में पलायन रोकने का एकमात्र तरीका है कि पूंजी और बुद्धि के पलायन को रोका जाए। और अगर बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाए तो बैंक्स आर मोर देन विलिंग टू इम्प्रूव सीडी रेशियो। और अगर ये हो जाए तो बिहार में हर साल करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा निवेश होने लगेगा, जो उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, हमारा आपका पैसा है जो हम लोग बचाकर यहाँ जमा कर रहे हैं। तो पहला पलायन और रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए पहला बुलेट है सीडी रेशियो को सुधारना, जिससे कि अगले 6 महीने में, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर
2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा बिहार में इन्वेस्ट होने लगे, लोगों को कर्ज सहूलियत से मिलने लगे। दूसरी बात, हम लोगों ने जो कहा कि कृषि आधारित पलायन को रोकने के लिए जो खेतों से जुड़े हुए मजदूर हैं जो पंजाब हरियाणा जाते हैं, उसको रोकने के लिए मैंने कहा कि उसको मनरेगा से कृषि को जोड़ दिया जाए। बिहार में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी यू हैव हर्ड व्हाई, उसका डिटेल सुन लीजिए। पिछले साल बिहार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर समझिए कि केंद्र से हम लोग को 10,000 करोड़ रुपया मनरेगा में मिल सकता था, तो हम लोग सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया ही लेकर आए, क्योंकि जो उसका मैचिंग ग्रांट है स्टेट गवर्नमेंट दे ही नहीं पाती है। कि मनरेगा में पैसा आपको तब मिलता है जब आप प्रोजेक्ट बताइए कि उस प्रोजेक्ट में क्या बनेगा। एसेट क्रिएशन 40% एसेट क्रिएशन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ देती नहीं है, तो पैसा सरेंडर हो जाता है। लेकिन अगर मनरेगा के मजदूर को किसानी से जोड़ दिया जाए, इस शर्त के साथ कि जो भी व्यक्ति अभी धान गेहूं की खेती कर रहा है, अगर वो कैश क्रॉप की खेती करने लगे, वो कल पपीता की खेती करने लगे, केला की खेती करने लगे, लहसुन की खेती करने लगे, मसालों की खेती करने लगे, तो उसको सरकार मनरेगा का मजदूर मुफ्त में देगी। इससे क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर कृषि आधारित जो मजदूर हैं वो बिहार में ही उनको मजदूरी मिलने लगेगी। क्योंकि धान की खेती करने में अगर 4 मजदूर लगता है, तो लहसुन की खेती करने में शायद 20 मजदूरों को वहां रोजगार मिलेगा। और तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि हर साल 1 लाख परिवार को सरकारी गारंटी पर सिर्फ 4% ब्याज पर लोन दिया जाए। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपको वहां मॉर्गेज का रेट 6 या 7% लगता होगा। अगर बिहार में कोई आदमी लोन लेने जाएगा तो उसको 14-15% लोन लगता है, गरीब आदमी को तो उससे भी ज्यादा 20%, 24%। इवन जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उसमें 30-30% लोगों को लोन लग रहा है, तो हम ब्याज लग रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 लाख परिवार को, गरीब परिवारों को सरकार बैंकों के जरिए लोन दिलवाए, गारंटी सरकार गारंटर बने, और वो फ्री में ना हो। जिसको लोन मिले वो 4% ब्याज दे और 6% ब्याज या 7% ब्याज सरकार दे। इससे क्या होगा कि 6,000 करोड़ के बजट से आप 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी स्वरोजगार के लिए लोग उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये 3 बातें जो हम लोग कह रहे हैं कि पूंजी उपलब्ध कराना 2 से 2.5 लाख करोड़ बाई इंप्रूविंग CD रेशियो। दूसरी बात कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दो ताकि कृषि आधारित मजदूर का पलायन रुक जाए। और तीसरी बात कह रहे हैं कि घर घर लोगों को रोजी रोजगार के लिए सब्सिडाइज्ड लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्वरोजगार करने वाले खासकर महिलाएं वगैरह बड़े पैमाने पर स्वरोजगार कर सके। कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस रखिएगा। गुजरात में पहली तरक्की आई जब ये अमूल का जो आप देखते हैं ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, लोगों ने श्वेत क्रांति, यस सर, गाय और भैंस रखना शुरू किया। और अगर हर घर से वो 30 लीटर 40 लीटर दूध निकल रहा है तो उनको कैश पैसा मिलता है, जिससे उनका कंजम्पशन बढ़ता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये 3 चीजें करके बिहार में 1 साल के अंदर, मैं जितने भी इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा हूं, 1 साल के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को बिल्कुल ही रोका जा सकता है। रियली वंडरफुल सर, थैंक यू। धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू अगला सवाल हम ले रहे हैं निशांत जी से। निशांत जी अपना वीडियो ऑन करके सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सर सॉरी, पहले तो मैं अपना वीडियो भी ऑन नहीं कर पाऊंगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है भैया, बोलिए निशांत जी। सर नमस्ते आपको। सर मैं सहरसा जिला बिहार से बात कर रहा हूं और मैं पुणे में रहता हूं पिछले 1 दशक से। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले इलेक्शन में भी और कुछ टाइम पहले से हम ऐसा देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उद्गम होता है, लॉन्च होता है, और उस पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत ही विजनरी, एजुकेटेड, लिटरेट लीडर होते हैं जो एक नए विजन, एक नए डायरेक्शन के साथ बात करते हैं, जो जातिवाद इन सब के परे होता है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ की तरफ उनका डायरेक्शन होता है। बट ये सब होते हुए भी इन पॉलिटिकल चुनाव के नतीजों में वो बहुत गहरी छाप नहीं छोड़ पाए। इस संदर्भ में आप जन स्वराज को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उन अदर पॉलिटिकल पार्टीज से, और कैसे हम बिहार की जो गरीब समुदाय है उसमें जन स्वराज को एक सोच की तरह कैसे स्थापित कर सकते हैं? भाई देखो निशांत, ऐसा है कि पहले तो आपकी जानकारी शायद इतनी पुख्ता नहीं है। मुझे तो नहीं ध्यान है कि देश के अन्य राज्यों में
या अन्य भागों में कहाँ पर कौन विजनरी, कौन सस्टेन्ड एफर्ट करके कोई आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रास रूट से उठी हुई कोई पार्टी बनी हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। पिछला एक एग्जाम्पल लोगों के दिमाग में आम आदमी पार्टी है, वो भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, ग्रास रूट के किसी एफर्ट से नहीं निकली हुई थी। तो पहली बात तो आपका वो आकलन जो है वो इट्स मोर ऑफ योर परसेप्शन देन रियलिटी। दूसरी जो बात आपने कही कि ये आप कह सकते हैं कि जब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास होता है तो समाज में उसको बहुत ट्रैक्शन नहीं है, पॉलिटिकल सफलता नहीं मिलती है। वो ठीक बात है, क्योंकि समाज को बदलना इतना आसान नहीं है। जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, सोशियो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आप 13 करोड़ लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ स्टेक पर है। और जो 50 साल 60 साल 70 साल से जो परिपाटी चली आ रही है, आप ये सोचते हैं कि आप आएंगे और बस 70 दिन में अच्छी बात बोलकर उसको कर लेंगे, तो हो नहीं सकता है। तो आप टू आंसर योर क्वेश्चन, somebody हैज टू हैव द कन्विक्शन कि भैया चाहे 7 दिन 7 महीना लगे या 70 महीना लगे, इसको करना है। परसिस्टेंस पेज, मार्क माई वर्ड, परसिस्टेंस पेज। In socio-political domain, you have to be persistent. You can't be a fly-by-night operator. You can't just come and start a party just before the election and then after election disappear or look for alternative. तो हम लोग 3 साल से जनसुराज इलेक्शन के दिन नहीं बन रहा है। 3 साल से 5000 गांव में पैदल जाकर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके दल बनाया गया है। Still, it may or may not be enough, लेकिन हम लोग का जो कन्विक्शन है कि चाहे 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, 5 बरस लगे, हम लोग इसको करेंगे। इफ वी रिमेन ऑन द पाथ, सर्टेनली सूनर और लेटर पीपल विल रियलाइज, क्योंकि सत्य की एक अपनी ताकत है। आप लोग कैसे जुड़े हैं, आपने कभी सुना होगा। हाथ से 3, जरूरी तो नहीं कि जिस दिन जनसुराज बना उस दिन आप जानते थे। आप 2 मई 2022 को तो नहीं जुड़े, लेकिन इफ वी आर परसिस्टेंट विथ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर सेइंग, वी आर नॉट सेलिंग आउट, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, वी आर नॉट letting down people with our conduct, जिसको कहते हैं ना अपने आचार विचार व्यवहार से, अगर हम लोग लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहेंगे, तो धीरे 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 वर्ड ऑफ माउथ से, प्रचार प्रसार से लोगों को बात समझ में भी आएगी। और जब समझ में आएगी तो लोग उसको जांचेंगे, परखेंगे, उससे जुड़ेंगे भी। तो to answer your question, we have to be honest, we have to be persistent and keep on doing what we think is right for Bihar, instead of just all the time bothered about कि कल के इलेक्शन में क्या होगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन जीतेगा। कोई जीत भी सकता है, हार भी सकता है, लेकिन सिर्फ राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है। आजादी से पहले जिन लोगों ने राजनीति की, वो तो ज्यादातर लोग उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, समाज में जो बदलाव हुआ उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपका ये नजरिया हो सकता है कि पार्टी बनाना और राजनीति करना मतलब सिर्फ चुनाव भी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, सत्ता में आना भी एक पहलू है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन सिर्फ चुनाव नहीं है। और राजनीति कम से कम हम लोगों के लिए, मेरे लिए जो मैं प्रयास यहाँ कर रहा हूँ, ये सिर्फ एमएलए और एमपी बनने का जरिया नहीं है। समाज में बड़ा परिवर्तन आए, नई व्यवस्था बने, उसका एक रास्ता है दल, और दल के जरिए जो प्रयास समाज में किया जा रहा है। हम लोग का तो आज एक भी एमएलए एमपी नहीं है, अभी पार्टी बनी 2 तारीख को। इसका मतलब ये थोड़ी कि बिहार में हम लोग का कोई प्रभाव नहीं है। हजारों लोग सुबह से शाम तक मिलते हैं, बात करते हैं, जुड़ते हैं। आप लोग जुड़े, क्यों जुड़े हुए हैं? हम तो कोई एमएलए एमपी नहीं है। अगर आप समाज में प्रयास करेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद निशांत जी। अगले हमारे सवाल पूछने वाले हैं प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, वीडियो ऑन करके अपना सवाल पूछिए। प्रफुल्ल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। सर मेरा नाम प्रफुल्ल चौधरी है। मैं नोएडा से हूँ। मैं जनसुराज जीएसपीवी का सर मेंबर हूँ। सर मैं नॉन एनआरबी, सर जो एनआरबी का जो लोग हैं उनको मिशन को जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं सर
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सर कॉर्पोरेट फील्ड में है, 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस काम करने का, जो जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो बिहार से नहीं है, लेकिन वो इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मोटिवेशन की थोड़ी कमी हो रही है। सर मैं चाहता हूँ कि आप कैसे मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के आपके इस विचार से, जैसे मैं सहमत हूँ सर, ऐसे ही बाकी लोगों को जो बिहार से नहीं है लेकिन आपके इस विचार से सहमत है, आगे इसमें जुड़ना चाहते हैं। सर मैं आपका इसमें भाई योगदान सारे चाहता लोगों हूं। के लिए, सभी राइट माइंडेड इंडियंस के लिए ये खुला हुआ है। इस सेशन को कंडक्ट करने वाले व्यक्ति बिहार के नहीं हैं। जेएसपीवी में ज्यादातर लड़के जो काम कर रहे हैं वो बिहार के नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, बिहार में ये प्रयास सही प्रयास है, एक बेहतर राजनीतिक ऑल्टरनेट राजनीतिक व्यवस्था बनाने के दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल वो किसी भी राज्य के हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं। उनको जेएसपीवी इसी के लिए बनाया हुआ है, जन स्वराज प्रोफेशनल वॉलंटियर्स, ये ग्रुप ही उसी के लिए है। आप कहीं के भी हैं उससे जुड़ सकते हैं, बिहार आकर काम कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, या आप कहीं भी देश के हिस्से में किसी हिस्से में रहते हैं वहां से भी योगदान कर सकते हैं। जो लोग यहाँ फुल टाइम आकर रह रहे हैं ये आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके साथ जुड़कर आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस पर आपको बताएंगे भी। ज्यादातर लोग इंथुजियाज्म में जुड़ जाते हैं लेकिन वो समय नहीं देते हैं। अगर आप समय देना चाहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर 2 घंटा भी हफ्ते में देंगे तो आप योगदान कर सकते हैं, बड़ा योगदान कर सकते हैं। और वो आपके योगदान को, आपके कंट्रीब्यूशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए ही जेएसपीवी बना हुआ है। जन स्वराज प्रोफेशनल वॉलंटियर्स के लोग आपको बताएंगे कि अगर आप 2 घंटे हफ्ते में दे सकते हैं तो आप किस तरह से जन स्वराज की मदद कर सकते हैं। तो उन लोगों को आप जोड़िए, मदद कीजिए उनको। अगर वो आकर मिलना चाहते हैं तो आकर मिले, नहीं तो इस तरह के जो डिजिटल सेशन हैं इसमें उनको जोड़िए। मैं दिल्ली में जब आऊँगा उस समय जब हम लोग मीट करेंगे उसमें उन साथियों को इन्वाइट कीजिए ताकि वो अपना सवाल जवाब कर सकें। धन्यवाद। मैंने जेएसपीवी से जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में हमारी ईमेल आईडी दी है, samriddhi@janswaraj.org, इस पे मेल करिए। धन्यवाद। मैं वैभव सिंह एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वैभव कोई हम लोग नंबर दे सकते हैं ईमेल के बजाय, जहां पर कि जो लोग जेएसपीवी से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकें? हाँ सर, हम नंबर दे सकते हैं। मैं नंबर अभी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। चैट बॉक्स पे नंबर दे दीजिए कोई एक पॉइंट पर्सन, ताकि जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सके। और खास करके जो लोग आना चाहते हैं चुनाव सितंबर अक्टूबर के महीनों में, वो अभी से हम लोग को बता दें ताकि उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन और लाइजन बनाया जा सके। जो लोग बिहार में उस 2 महीने में आकर चुनाव प्रचार में लगना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में लगना चाहते हैं, उनको अभी से वो फॉर्म सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि उनकी जानकारी मिल जाए। अगर उनको कोई मदद की जरूरत है तो मदद भी दी जा सके, ताकि लोग वापस आएं और अपने अपने गांव, अपने मोहल्लों में जन स्वराज की व्यवस्था को कायम करने में योगदान कर सके। श्योर सर, मैंने नंबर और ईमेल आईडी दोनों चैट बॉक्स में डाल दिया है। धन्यवाद। मैं वैभव सिंह एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूं, और आपने आज के इस महत्वपूर्ण संवाद में समय निकालकर सहभागिता दी। आज का यह कार्यक्रम न केवल एक संवाद था, बल्कि यह एक भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक जुड़ाव का सशक्त उदाहरण भी था। हम सभी ने मिलकर एक ऐसी चर्चा का हिस्सा बने जो नए बिहार की परिकल्पना को अधिक स्पष्ट, समावेशी और प्रेरणादायक बनाता है। मैं विशेष रूप से प्रशांत किशोर जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके अनुभव और दृष्टिकोण ने आज के संवाद को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। उनका यह विश्वास कि हर बिहारी, चाहे वह देश में हो या विदेश में, बदलाव का सहभागी बन सकता है, हम सबके लिए प्रेरणा है। साथ ही मैं अपने सभी प्रवासी बिहारियों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़कर यह स्पष्ट कर दिया, बिहार सिर्फ एक भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि एक भावना, एक पहचान और एक साझा संकल्प है। आपकी उपस्थिति और विचार हमें यह भरोसा देते हैं कि बिहार की बदलती तस्वीर में आप सभी की भूमिका निर्णायक होगी। मैं उन तकनीकी और आयोजन टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्दे के पीछे से अथक योगदान दिया। आशा है कि यह संवाद एक शुरुआत है, संवाद सहयोग की दिशा में और सहयोग से बदलाव की ओर। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। जय बिहार। धन्यवाद।